नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे जयशंकर प्रसाद की कहानी गुंडा। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। आज हम इस कहानी के सारांश और उसके पात्रों को जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, गुंडा कहानी की अगर बात करें तो 1936 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई। और किस में प्रकाशित हुई? इनका इंद्रजाल नामक कहानी संग्रह है जिसमें इसको प्रकाशित किया गया। ये कहानी फ्लैशबैक पद्धति में लिखी गई है। फ्लैशबैक पद्धति क्या होती है कि यानी पहले की बीती हुई बातों को याद करके उसको लिखना, यानी बीती हुई बातों को याद करना। तो फ्लैशबैक पद्धति में लिखी गई है और इसके साथ साथ वर्णनात्मक शैली है। लेखक ने वर्णन किया है 18वीं शताब्दी का जो वातावरण था, जो माहौल था, राजनीति में जो उथल पुथल हो रही थी या भारतवर्ष में जो परिस्थितियां परिवर्तित हो रही थी, उसका भी यहाँ पर वर्णन किया है। इसके साथ साथ जो पात्र हैं उनके चरित्र को भी वर्णनात्मक शैली में यहाँ लिखा गया है इस कहानी में। और एक बात और ध्यान में रखें कि ये आदर्शवादी कहानी की श्रेणी में आती है, यानी समाज में आदर्श स्थापित करना चाहते हैं इस कहानी के पात्रों के माध्यम से। इस कहानी का जो कथानक है ये बनारस से संबंधित है, जिसमें प्रेम, करुणा व आनंद का तो संयोजन है ही, साथ ही साथ 18वीं शताब्दी के वातावरण व अंग्रेजी प्रशासन द्वारा भारत पर अधिकार करने की जो लालसा है उसका भी उद्घाटन इस कहानी में या इस कहानी के घटनाक्रम कथानक के माध्यम से किया गया है। तो अब आपको ये ध्यान में रखना है कि ये केवल कथानक या कहानी मात्र नहीं, माना कि इसमें कल्पना का समावेश है, लेकिन जो लेखक का उद्देश्य है, क्योंकि देखिए प्रसाद जी को हम जानते हैं तो हमारे इतिहास के प्रमुख पात्रों को लेकर या इतिहास के घटनाक्रम को लेकर वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उसके प्रति लोगों को सचेत करने का इन्होंने कार्य किया है। चाहे हम इनके नाटक देखें या इनकी कहानियां देखें, उन्होंने वर्तमान को बीते हुए पल से जोड़कर या बीती हुई घटनाक्रम से जोड़कर लोगों को जागृत करने का प्रयास किया है। तो वही सब यहाँ इस कहानी के माध्यम से बनारस के काशी क्षेत्र में जो घटनाक्रम चलता है उसके माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि तत्कालीन परिस्थितियां क्या थी, अंग्रेज किस प्रकार अपना जो राज्य या क्षेत्र विस्तार है वो किस प्रकार बढ़ा रहे थे या कर रहे थे। तो ये इसकी मुख्य उद्देश्य मान सकते हैं आप, या मुख्य कथानक इसमें मान सकते हैं। अब इसके पात्रों के बारे में जानते हैं। इस कहानी में जो प्रमुख पात्र है वो है ननकू सिंह। ये इस कहानी का नायक है। राजमाता पन्ना है, राजा चेत सिंह है, दुलारी है, बोधी सिंह, लेफ्टिनेंट इंस्टाकर, मौलवी कुबरा, कोतवाल हिम्मत सिंह, चेतराम। ये इस कहानी के मुख्य पात्र हैं जो इस घटनाक्रम को या इस कथानक को आगे बढ़ाते हैं। जो ननकू सिंह है ये इस कहानी का नायक है और ये एक जमींदार का पुत्र है, प्रतिष्ठित जमींदार है। लेकिन जब ननकू सिंह की अभिलाषा पूरी नहीं हो पाती, अभिलाषा क्या क्या थी, ये पन्ना से प्रेम करता है और पन्ना जब इसे नहीं मिल पाती तब ये सन्यासी नहीं बनता बल्कि एक गुंडा बन जाता है। यानी ऐसा नहीं है कि जीवन से वैरागी हो जाता है या जीवन को त्यागने की बात करता है, बल्कि इसके स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है और ये एक गुंडा बन जाता है। वैश्यालयों में जाना, जुआ खेलना, लेकिन इसके साथ साथ उस जुए में जीती गई जो धनराशि है वो अपने लोगों की, जो गरीब लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी मदद में वो लगा देता है। वैश्यालय में जाने से जो अगर हम बात करें तो वैश्यालय में जाने का मतलब ये नहीं है कि ये वैश्यालय में प्रवेश करता है, वेश्याओं के साथ समय व्यतीत करता है, बल्कि उनके पास ही किसी दुकान पर बैठकर वो वहाँ पर गीत सुनता है जो कि वैश्यालय में गाए जाते हैं। और ये गीत कौन गाती है? इसके लिए दुलारी, जो कि एक गायिका है वैश्यालय में, और ये इसके लिए गीत गाती है। और दुलारी जब गाती है तो ननकू सिंह बाहर बैठकर उसके गीत को सुनता है, जो कि उसके स्वभाव में है या उसका शौक है। इसके साथ अगर देखें तो ननकू सिंह के जो पिता है ये बाबू निरंजन सिंह है। ये काफ़ी अच्छे जमींदार थे, लेकिन ननकू सिंह के स्वभाव में परिवर्तन आने के बाद जो ननकू सिंह है ये अपनी सारी धन संपत्ति गरीबों में लुटा देता है। पन्ना, जो कि इसकी नायिका मान सकते हैं कहानी की, उससे ननकू सिंह की मुलाकात कब होती है? जब किसी नवाब का हाथी पन्ना को मारने की कोशिश करता है और ननकू सिंह पन्ना को बचा लेता है। पन्ना ननकू सिंह की तरफ आकर्षित होती है, लेकिन दोनों का प्रेम असफल हो जाता है। और कब असफल हो जाता है? जब राजा बलवंत
सिंह से पन्ना का जबरदस्ती विवाह कर दिया जाता है। पन्ना एक धार्मिक प्रवृत्ति की नारी है, संगीत प्रेमी नारी है। लेकिन जो राजा बलवंत सिंह है ये लंबा जीवन नहीं जीते, बल्कि कुछ समय बाद ही इनकी मृत्यु हो जाती है। और राजा बलवंत सिंह और पन्ना का पुत्र है चेत सिंह। चेत सिंह जो कि बाद में राजा बनता है और सारा राजकाज का जो देखभाल है वो इसी के हाथों में आ जाती है। और जो चेत सिंह है उसको और राजमाता पन्ना को बचाने के लिए जो ननकू सिंह है वो अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है, अपने जीवन को बलिदान कर देता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मुख्य जो घटनाक्रम है वो राजमाता पन्ना और चेत सिंह को बचाने में ननकू सिंह का जो बलिदान है, यही कहानी का उद्देश्य है कि बिना किसी स्वार्थ भाव के किस प्रकार अपने जीवन का बलिदान ननकू सिंह कर देता है। कहानी का एक अन्य पात्र है बोधी सिंह। बोधी सिंह और ननकू सिंह दोनों ही अलग अलग क्षेत्र पे अपना अधिकार समझते हैं। बोधी सिंह जब अपने पुत्र की बारात लेकर जाता है तो आगे से ननकू सिंह उसे रोक लेता है और ये कहता है कि तुम्हें यहीं तक आना था, आगे बारात मैं लेकर जाऊंगा। और ननकू सिंह अपने फर्ज को अदा करता है, बारात लेकर भी जाता है, बेटे का विवाह भी करवाता है और उसे वापस भी सकुशल ले आता है। तो बोधी सिंह माना कि इसके विपरीत या इसके विपरीत स्वभाव का व्यक्ति है, दोनों की आपस में नहीं बनती, लेकिन फिर भी ननकू सिंह अपने वादे का पक्का निकलता है और उसके बेटे का विवाह बहुत अच्छे से करवाता है। इसके बाद जो लेफ्टिनेंट स्टाकर है ये अंग्रेज अधिकारी है। और मौलवी कुबरा, कोतवाल हिम्मत सिंह और चेतराम, ये तीनों ही अंग्रेजों के हम कह सकते हैं कि चाटुकार है या अंग्रेजों के पक्षधर हैं, जो कि भारतीय काशी में जो राजा है या काशी की जो सत्ता है चेत सिंह की, वो उसको परिवर्तित करना चाहते हैं। और ये सारे ही मिलकर नगर में आतंक का माहौल बना देते हैं। नगर यहाँ कौन सा है? काशी में, क्योंकि जो चेत सिंह है उसका राज्य कौन सा है? काशी है। और वहां पर ये सभी अंग्रेज अधिकारी के साथ मिलकर वहां पर आतंक फैलाने का कार्य करते हैं। इसके साथ साथ इसमें जो वर्णन हुआ है 16 अगस्त 1781 ईस्वी का, इसमें ये तिथि डालकर ये बताया गया है कि इस दिन वारेन हेस्टिंग का भी यहाँ पर काशी में आने का समाचार मिलता है। और 16 अगस्त 1781 ईस्वी को काशी की जो स्थिति है वो संकटपूर्ण हो जाती है। यानी अंग्रेज अपनी पूर्ण अधिकार या अपनी पूर्ण सत्ता काशी में स्थापित करना चाहते हैं। राजा चेत सिंह जो है, क्योंकि वो काशी का उस समय राजा है, और जो राजमाता पन्ना है, उन दोनों को नजरबंद कर लिया जाता है और उन्हें पकड़कर कलकत्ता भेजने की अफवाह भी फैल जाती है। ये खबर दुलारी के द्वारा ननकू सिंह को बताई जाती है। दुलारी से पहले जो राजमाता है वो शिवालय में जाती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये धार्मिक प्रवृत्ति की महिला है। जब इनके पति का देहांत हो जाता है तो इनका जीवन नीरसता से भर जाता है, क्योंकि महल में भी उस समय अनेक षड्यंत्र रचे जा रहे होते हैं सत्ता में परिवर्तन करने के लिए। तो राजमाता जब शिवालय जाती है तो वो दुलारी को वहां पर गायन के लिए बुलाती है और ये शिवालय के बाहर बैठकर राजमाता के लिए भजन गाती है। और दुलारी के द्वारा ही राजमाता को ननकू सिंह के बारे में पता चलता है, क्योंकि राजमाता ये समझती है कि जो ननकू सिंह है वो एक क्रूर व्यक्ति है, जो लोग हैं उनकी हत्या करना या लोगों से धन लूट लेना यही उसका कार्य है। लेकिन दुलारी उसकी सच्चाई बताती है कि ननकू सिंह ऐसा केवल छल कपट करने वाले लोगों के साथ ही करता है, और लूटे गए धन को भी वो गरीब, अनाथ और विधवाओं के विवाह के लिए प्रयोग में लाता है, जिससे राजमाता का हृदय उसके प्रति परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि जो राजमाता पन्ना है वो भी तो पहले ननकू सिंह से प्रेम करती है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बदलती है कि बलवंत सिंह उसके साथ जबरदस्ती विवाह कर लेता है। तो जब राजा चेत सिंह और राजमाता पन्ना को नजरबंद कर लिया जाता है और दुलारी के द्वारा ये संदेश ननकू सिंह के पास पहुंचता है या ये समाचार ननकू सिंह को मिलता है, तो वो उसको बचाने के लिए वहां पर आ जाता है। उसके साथ उसके कुछ साथी भी आते हैं और उनके साथ पहुंचकर वो घाट पर पहुंचता है जहां पर राजमाता है। वहां वो चेत सिंह और पन्ना दोनों को ही नाव में बिठा देता है, नाव में बिठाकर उनको वहां से निकलने के लिए कहता है और खुद फाटक पर पहुंच जाता है जहां पर उसके अन्य साथी भी थे। और फाटक पर पहुंचने पर वहां पर लेफ्टिनेंट जो स्टाकर है, मौलवी कुबरा है, कोतवाल हिम्मत सिंह है, चेतराम है, इनसे उसका सामना होता है। जो चेतराम है
ये चेत सिंह को मारने के प्रयास से उस पर हाथ लगाता है या उसको हाथ जब उठाता है तो जो ननकू सिंह है ये उसका चेतराम का हाथ काट देता है। और उसके बाद ये स्टाकर, कुबरा, हिम्मत सिंह और चेतराम सबकी हत्या कर देता है ननकू सिंह। और वहां से राजमाता और चेत सिंह को निकलने के लिए कहता है। चेत सिंह देखता है कि ननकू सिंह का प्रत्येक अंग वहां पर कट कर गिर रहा था और वो अपने शरीर को त्याग कर राजमाता पन्ना के लिए अपना अपना शरीर बलिदान कर रहा था और अपने प्राणों का बलिदान देकर वो दोनों को बचा लेता है। ये बलिदान केवल उसके प्राणों का बलिदान नहीं, बल्कि इससे क्या स्पष्ट होता है, ननकू सिंह का जो निश्चल प्रेम है, एकनिष्ठ प्रेम है, उसका परिचय हमें इस कथानक में मिलता है। तो यहाँ पर देखें कि ननकू सिंह जो प्रमुख पात्र हैं, इसके माध्यम से भावात्मक प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। इस प्रेम में कहीं लालसा नहीं है, कहीं वासना नहीं है, कहीं स्वार्थ नहीं है, बल्कि कैसा प्रेम है, निश्चल प्रेम है, छल से रहित प्रेम है, एकनिष्ठ प्रेम है, जो ननकू सिंह के द्वारा प्रकट हुआ है या ननकू सिंह के नामक जो पात्र है उसके माध्यम से अभिव्यक्त हुआ है। तो इस प्रकार ये गुंडा कहानी, ननकू सिंह किस प्रकार एक जमींदार का बेटा होते हुए भी गुंडा बन जाता है और गुंडा बनकर भी उसकी जो प्रवृत्ति है उसमें कहीं पर भी क्रूरता नहीं है। वो गरीब असहाय लोगों की सहायता करता है, उनकी मदद करता है और अपने जीवन का जो अंतिम क्षण है उसमें भी वो पन्ना के लिए अपने जीवन का बलिदान दे देता है, क्योंकि वो पन्ना से जो सच्चा प्रेम है वो करता है। इसके साथ ही इस कहानी में ये भी बताया गया है या घटनाक्रम के माध्यम से ये स्पष्ट हुआ है कि किस प्रकार काशी के राज प्रशासन पर में अंग्रेज अपना हस्तक्षेप करते हैं और वहां पर अपनी सत्ता स्थापित करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर जो अंग्रेज अधिकारी हैं उसमें मार्कहेम है, स्टाकर है, इसके साथ साथ वारेन हेस्टिंग का भी जिक्र इस कहानी में हुआ है। तो ये कुछ पात्र हैं जो काल्पनिक नहीं है बल्कि सत्य हैं, हमारे इतिहास के पात्र हैं और इसीलिए इस कहानी में कल्पना और इतिहास का सुंदर समावेश करके ये एक सुंदर कहानी उन्होंने लिखी है। उस समय के जो प्रसिद्ध समीक्षक थे उन्होंने भी इस कहानी की बहुत प्रशंसा की है, क्योंकि इस कहानी में जो मुख्य विषय लिया गया है वो आदर्श प्रेम है, भावात्मक प्रेम की अभिव्यक्ति है, जो कि हमारे समाज में एक नया आदर्श प्रस्तुत करती है। तो उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसमें मुख्य पात्रों की अगर बात करें, ननकू सिंह और राजमाता, यहाँ पर अगर चरित्र पूछा जा सकता है तो वो ननकू सिंह का ही पूछा जा सकता है। राजमाता पन्ना का चरित्र इतना ज़्यादा इसमें विस्तार नहीं है, क्योंकि वैसे तो अगर देखें तो आप ये बता सकते हो कि धार्मिक प्रवृत्ति की नारी है, संगीत प्रेमी है, परिवार के प्रति समर्पित है, अपने राज्य को कुशलता से संभालने का प्रयास करती है, तभी ये चेत सिंह की अच्छी परवरिश करती है और उसके बाद ये राजा बन जाता है अपने पिता बलवंत सिंह की मृत्यु के बाद। लेकिन मुख्य जो पात्र है वो ननकू सिंह है। ननकू सिंह का बहुत ही अच्छा वर्णन कवि लेखक ने यहाँ पर किया है, कहानीकार ने यहाँ पर किया है कि किस प्रकार वो एक बलिष्ठ है, उसका जो रंग है वो कैसा सांवला है, लेकिन उसमें एक चमक है। एक ताकतवर जो व्यक्ति होता है, एक बलवान जो व्यक्ति होता है, हष्ट पुष्ट व्यक्ति होता है, वो ननकू सिंह इस कहानी में है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से समझ पाए हो और अगर फिर भी इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में जरूर